Good morning everyone. Welcome in Unique School, Sikar. In previous classes, we were reading about our second chapter, matter, and after today, in this class, we are reading about our third chapter, atoms and molecules. Chapter 3, atoms and molecules. Okay. फर्स्टली यहाँ अपन जानते हैं कि वेरियस जो ग्रीक एंड इंडियन फिलोसोफर्स जो थे, उन्होंने वेरियस अलग अलग जो टाइम है उस पर जो मैटर है उस मैटर के बारे में जानने का ट्राई किया, जानने का प्रयास किया, और वेरियस जो है उन पर जो कॉन्सेप्ट हैं वो कॉन्सेप्ट दिए गए। सभी ने अलग अलग अपनी जो राय रखी और उनके बेस पर क्या है कि कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं वो पॉइंट वहाँ से निकल करके अपने सामने आए। उनमें से अपन अपनी बुक में जो मेनली इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर्स 4 के नेम जो हैं वो यहाँ पर अपनी बुक में दिए हुए हैं। उन 4 इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर्स की बारे में अपन यहाँ पर जानेंगे। सबसे फर्स्ट जो है वो आता है महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ये इंडियन फिलोसोफर, इंडियन फिलोसोफर था। इंडियन फिलोसोफर था कब? वैन 500 BC। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो BC है, इस BC का मीन्स क्या होता है? इस BC का मीन्स होता है बिफोर क्रिस्ट। ठीक है, बिफोर क्रिस्ट, और हिंदी में बोलते हैं इसको ईसा पूर्व। बिफोर क्रिस्ट इसने यानी कि इसने महर्षि कणाद ने क्या पोस्टुलेट किया? महर्षि कणाद ने पोस्टुलेट किया कि जब अपन कोई भी मैटर है या पदार्थ जो है, मैटर या पदार्थ, उन्होंने उस समय जो वर्ड यूज में लिया था वो वर्ड क्या यूज में लिया था? पदार्थ, PAD, जो अपनी बुक के अंदर लिखा हुआ है मैटर, और मैटर के बॉक्स में पदार्थ वर्ड लिखा हुआ है। आजकल हिंदी में जो है वो मैटर को पदार्थ बोलते हैं। तो जो महर्षि कणाद ने क्या कहा कि जब अपन कोई मैटर जो है या पदार्थ जो है, उस पदार्थ को जब अपन डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करते करते एक कंडीशन ऐसी आती है जिसके बाद उस पार्टिकल को अपन डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है। क्या कहा कि एक जो पदार्थ है, जो मैटर है, उसको जब अपन डिवाइड करते हैं तो देन डिवाइड करते 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 एक कंडीशन ऐसी आती है, एक पॉइंट ऐसा आता है, आफ्टर देन उस पार्टिकल को अपन क्या नहीं कर सकते? आगे और डिवाइड नहीं कर सकते। तो जो अनडिविजिबल कंडीशन थी, डिविजिबल जो पार्टिकल है, उस अनडिविजिबल पार्टिकल को महर्षि कणाद ने किसका नाम दिया? महर्षि कणाद ने उसको कहा परमाणु। महर्षि कणाद ने उसको क्या नाम दिया? परमाणु नाम दिया। ओके। महर्षि कणाद ने कब? 500 BC में क्या कहा कि जब पदार्थ को हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करते करते कंडीशन ऐसी आती है, एक पॉइंट ऐसा आता है, आफ्टर देन उस पार्टिकल को आगे और डिवाइड या फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। उस कंडीशन को महर्षि कणाद ने क्या नाम दिया? परमाणु। ओके। नेक्स्ट, आफ्टर द महर्षि कणाद, इसके बाद आता है नेम पकुधा कात्याम। किसका नाम आता है? पकुधा कात्याम का नाम आता है। ये भी कौन थे? ये भी इंडियन फिलोसोफर थे। इन 350 BC में। ओके। कब? 350 BC। इस टाइम पर पकुधा जो कात्याम था, इंडियन फिलोसोफर, इन्होंने भी इस जो परमाणु जो है, या जो अपन ये कहें कि इंडिविजुअल जो पार्टिकल है, यानी जो स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल है, उस पार्टिकल के बारे में कहा। इन्होंने कहा
कि ये जो these particles हैं, these particles normally exist in a combined form. ओके, ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? कंबाइंड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होकर के, या अपन ये कहें कि कंबाइंड होकर के अपने को वेरियस जो फॉर्म्स हैं इस, या अपने कहें कि मैटर की जो स्टेट्स हैं वो स्टेट्स प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, जैसे नॉर्मली अपन ये कहें कि जैसे मान लो एक व्हीट ग्रेन है, तो उस व्हीट ग्रेन के अंदर क्या है? मिलियनों एटम्स उसके अंदर प्रेजेंट है। या अपन ये कहें कि एक स्टोन है, तो उस स्टोन के अंदर मिलियनों क्या है? एटम्स प्रेजेंट है। ये जो एक अपन ये कहें एक मार्कर है, इस मार्कर में भी क्या है? मिलियनों क्या प्रेजेंट है? एटम प्रेजेंट है। ये बात किसने कही? पकुधा कात्याम ने कही। ओके, नेक्स्ट थर्ड अपन बात करते हैं, उसके बाद आता है डेमोक्रिटिस एंड ल्यूसिपस। डेमोक्रिटिस और ल्यूसिपस। डेमोक्रिटिस और ल्यूसिपस की बात करें तो दोनों ही क्या थे? बोथ आर ग्रीक फिलोसोफर। बोथ आर ग्रीक फिलोसोफर्स। डेमोक्रिटिस एंड ल्यूसिपस बोथ आर ग्रीक फिलोसोफर। और इन ग्रीक फिलोसोफर्स ने भी क्या कहा? डेमोक्रिटिस और ल्यूसिपस ने क्या कहा कि जब अपन कोई भी जो मैटर है, उस मैटर को जब अपन डिवाइड करते हैं, यानी जो बात महर्षि कणाद ने कही थी ऑलमोस्ट सेम बात है जो डेमोक्रिटिस और ल्यूसिपस ने कहा था, कि जब अपन कोई भी मैटर, उस मैटर को डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करते करते एक स्टेज ऐसी आती है, एक कंडीशन ऐसी आती है, आफ्टर देन उस पार्टिकल को और डिवाइड नहीं किया जा सकता। उस पार्ट को उसने कहा था, इन्होंने कहा था इनडिविजिबल पार्ट। और उस इनडिविजिबल पार्ट को डेमोक्रिटिस ने किसका नाम दिया? इन्होंने इसको नाम दिया एटम का। यानी कि महर्षि कणाद ने जिसे परमाणु कहा था, उसे डेमोक्रिटिस ने क्या कहा था? एटम कहा था। ये एटम जो है, एटम एक ग्रीक वर्ड है। यहां पर ये दो वर्डों से मिलकर के बना, ए प्लस टीओम। ए का मीन्स होता है कैन नॉट, और टॉम का अर्थ होता है कट। ओके, यानी कि एक ऐसा पार्टिकल जिसको क्या नहीं किया जा सकता? कट नहीं किया जा सकता, कैन नॉट कट, वो कंडीशन क्या है? एटम है। तो इसने जो इंडिविजुअल पार्ट था, उस इंडिविजुअल पार्ट को डेमोक्रिटिस ने किसका नाम दिया? एटम का नाम दिया। बट उन्होंने जो ये जो थ्योरियां दी, चाहे महर्षि कणाद हो, आफ्टर देन पकुधा कात्याम हो, डेमोक्रिटिस, ल्यूसिपस हो, इनका कोई भी इन्होंने एक्सपेरिमेंटली इसको क्या नहीं किया? ऑब्जर्व नहीं किया। एक्सपेरिमेंटली इन्होंने कुछ भी फाइंड नहीं किया। विदाउट एक्सपेरिमेंट उन्होंने ये जितने भी जो मेथड थे, ये मेथड दिए और उन्होंने अपनी ये जो बातें कही थी। आफ्टर देन जैसे जैसे टाइम जो है निकलता गया, आफ्टर देन आगे और नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, और उन साइंटिस्ट ने फिर इसका एक्सपेरिमेंटली इसको फाइंड किया। 19th सेंचुरी तक यहाँ इसमें कोई इतनी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है कंक्लूजन यहाँ से निकल करके नहीं आया। 19th सेंचुरी में आफ्टर देन डॉल्टन ने इन 1808, ओके, जॉन डॉल्टन ने एटम को डिफाइन किया। उन्होंने एक्सपेरिमेंटली जो है ऑब्जर्वेशन किए, एक्सपेरिमेंट किए, उन एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने ये बातें कही। फिर जो डॉल्टन है, इस डॉल्टन की स्टडी तो अपन आगे करेंगे, उससे पहले अपन जानेंगे कि 19th सेंचुरी तक ये जो बातें थी, इसके बाद में कुछ और इम्पोर्टेंट जो फैक्टर्स हैं वो अपने सामने आए, और उनमें एक इम्पोर्टेंट जो साइंटिस्ट है उनका नेम है लेवोजियर। कंप्लीट नेम है एंटोइन एल लेवोजियर। एल का मीन्स यहाँ पर लॉरेंट है, एंटोइन लॉरेंट लेवोजियर, ये इनका कंप्लीट नेम है। जो अपन ने सेकेंड चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक था वहाँ पर एलिमेंट में इसका कंप्लीट नेम अपन ने वहाँ पर देखा था, और मैंने आपको वहाँ बताया भी था कि एंटोइन एंड लेवोजियर जो है इनको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। और यदि फादर ऑफ इंडियन
केमिस्ट्री की अपन बात करें तो वो कहा जाता है प्रफुल्ल चंद्र पटेल को। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं कि लेवोजियर ने क्या किया। लेवोजियर ने कॉम्बिनेशन लॉ दिए थे, 2 कॉम्बिनेशन लॉ इनके द्वारा दिया गया था। द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इन्होंने केमिकल कॉम्बिनेशन के 2 रूल्स दिए थे। यानी कि अपन ने कहा कि एटम जो है वो एग्जिस्ट होकर के अदर के साथ में कंबाइंड होता है और कंबाइंड होकर के और मैटर की वेरियस फॉर्म्स का फॉर्मेशन करता है। तो इन्होंने कि एटम जो है ये किस प्रकार एक दूसरे के साथ कंबाइंड होते हैं, केमिकली कंबाइंड होते हैं, इसके इन्होंने 2 लॉज इसने दिए, उनको कहा द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उसमें जो फर्स्ट लॉ था, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड, द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, या कांस्टेंट की जगह डिफिनाइट वर्ड भी यूज में लिया जाता है, कांस्टेंट प्रपोर्शन या डिफिनाइट प्रपोर्शन। ये 2 केमिकल कॉम्बिनेशन जो लॉज थे वो लॉज किसके द्वारा दिए गए, एंटोइन एल लेवोजियर। ओके, अब इन्होंने जो ये 2 लॉज दिए, इन लॉज के अंदर इन्होंने क्या स्टेट किया, क्या इन्होंने पोस्टुलेट किया, वो अपन अब यहाँ देखते हैं। जो फर्स्ट लॉ है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, डायरेक्टली मैं यहाँ इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ फर्स्टली कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में इन्होंने क्या कहा। इन्होंने स्टेट किया, अपने कहें द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। ओके, the law of conservation of mass states that mass neither be created nor be destroyed during a chemical reaction। ओके, इट मीन्स यहाँ क्या कहा कि मास को ना तो क्या किया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है, और ना ही मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है केमिकल रिएक्शन में। अब यहाँ पर ये वर्ड आ जाता है कि अपने को अभी तक मास या एटॉमिक मास का अपन ने जो स्टडी अपन ने नहीं की है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एटॉमिक मास और जो भी एलिमेंट्स नेम है उन नेम्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर मैं आपको ये जो इसका एक एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्पल अपन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एग्जाम्पल, ठीक है, अपनी बुक के अंदर एक एक्टिविटी दी हुई है और उस एक्टिविटी के अंदर 2 पार्ट दिए हुए हैं, एक तो एक्स पार्ट दिया हुआ है और एक वाई पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है एक तो है एक्स में दे रहा है कॉपर सल्फेट और वाई जो है वाई में दे रहा है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, फर्स्टली दे रहा है कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, जब अपन इन दोनों की क्या करवाएं, रिएक्शन करवाएं और साथ में इनकी वैल्यू दी हुई है, देखो इसमें दिया हुआ है 1.25 ग्राम। ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट जो है इसकी वैल्यू दी हुई है 1.43 ग्राम। ओके, अब ये इक्वेशन रिएक्शन, जब इस रिएक्शन को अपन जब कहाँ करवाते हैं, रिएक्शन को जब अपन कॉनिकल फ्लास्क में या अपन ये कहें कि टेस्ट ट्यूब में जब अपन इस रिएक्शन को करवाते हैं तो
देखो जैसे कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4 प्लस सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3। ठीक है, जब ये रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन से फॉर्म होता है सोडियम कार्बोनेट और कॉपर सल्फेट की जब रिएक्शन होती है तो इससे फॉर्म होता है सोडियम सल्फेट और प्लस कॉपर कार्बोनेट। ओके, बट यहाँ जो इसकी वैल्यू दी हुई है ये 1.25 ग्राम और 1.343 ग्राम, इन दोनों को अपन ऐड कर दें। बोथ आर को जब अपन ऐड करते हैं तो ऐड करने पर अपने पास में क्या वैल्यू आएगी, अपने पास ऐड करने पर वैल्यू आएगी 8, 6 और 2 यानी 2.68 ग्राम। और जब अपन अपने पास में ये प्रोडक्ट जब फॉर्म हो जाता है, ये तो रिएक्टेंट्स हो गए, और जब अपने पास प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं वेन, जब अपन प्रोडक्ट का जब मास कैलकुलेट करते हैं तो प्रोडक्ट का मास जो है वो भी कितना आता है 2.68 ग्राम आता है। और ये जो रिएक्शन अपन करवाते हैं ये अपन क्लोज टेस्ट ट्यूब में करवाते हैं। कहाँ करवाते हैं? क्लोज टेस्ट ट्यूब के अंदर। या कॉनिकल फ्लास्क लेते हैं तो कॉनिकल फ्लास्क भी क्या होता है, क्लोज्ड होता है। अब यहाँ जो रिएक्शन करवाई हुई है इसमें क्या करवाया गया है कि पहले एक कॉनिकल फ्लास्क लिया गया है, उसके अंदर एक आइजिनेशन ट्यूब जो है उसको यूज में लिया हुआ है। आइजिनेशन ट्यूब के अंदर क्या कर लिया, जैसे मान लो कि एक अक्ष सैंपल है, इस अक्ष सैंपल को तो कॉनिकल फ्लास्क में ले लिया, वाई जो सैंपल है इसको आइजिनेशन ट्यूब के अंदर ले लिया, और उसको एक जो भी है यार्न के थ्रू अपन ने क्या कर दिया, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर पुटअप कर दिया और उस कॉनिकल फ्लास्क को ऊपर से अपन ने क्लोज कर दिया। आफ्टर देन क्या करते हैं कि जैसे ही अपन थोड़ा सा कॉनिकल फ्लास्क को ऐसे फोल्ड करते हैं, होल्ड करते हैं, तो फिर क्या होगा, जो आइजिनेशन ट्यूब है उसमें जो वाई सैंपल है वो वाई सैंपल अक्स जो सैंपल है इसके साथ में मिक्सअप होकर के इनकी रिएक्शन होती है, और रिएक्शन से किसका फॉर्मेशन होता है, सोडियम सल्फेट और कॉपर कार्बोनेट का होता है। क्लोज्ड बीकर के अंदर, या अपन कहें कि क्लोज टेस्ट ट्यूब में अपन रिएक्शन इसलिए करवाते हैं क्योंकि यदि बाय द वे इस रिएक्शन से कोई भी जैसे मान लो कि गैस इवॉल्व हो तो वो गैस जो है वो गैस कहाँ रह जाए, उस बीकर के अंदर ही रह जाए, क्योंकि यदि गैस बाहर निकल गई तो फिर इसका क्या अपन क्या आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि मास जो है वो सिमिलर था। ठीक है, इसलिए और अदर जो है 2 एग्जाम्पल्स और दिए हुए हैं, टोटल 3 एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, और उन एग्जाम्पल के बेस के ऊपर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से अपन ने इस रिएक्शन से अपन ने क्या फाइंड किया, इस रिएक्शन से अपन ने फाइंड किया कि जो रिएक्टेंट है जो कि रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और प्रोडक्ट जो कि आफ्टर रिएक्शन केमिकल रिएक्शन फॉर्म हो रहे हैं, दोनों का जो मास है वो मास क्या है, इक्वल है। और यही क्या कहा जा रहा है, इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कह रहा है कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। ओके, कि केमिकल रिएक्शन के दौरान ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन मास को ना तो उसके अंदर क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इट मीन्स यदि अपन जनरली कहें कि जो मास है वो मास क्या रहता है, सेम रहता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर। जितना मास अपन रिएक्टेंट का लेते हैं उतना ही मास जो है वो अपने को प्रोडक्ट के फॉर्म में गेन होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। 10th क्लास में यही जो है अपन फर्स्ट चैप्टर के अंदर अपन इस बात को, ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो वहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर अपन केमिकल रिएक्शंस की स्टडी करेंगे। तो केमिकल रिएक्शन में ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है ये प्ले करता है। तो वहाँ पर अपने पास आता है, और इस जो ये फॉर्मूला है, जो ये लॉ है, इस लॉ को अपन क्या करते हैं वहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन के अंदर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर इसको अपन यहाँ से एक अदर बात और फाइंड कर सकते हैं, और वो ये है, अपन इसके थ्रू ये भी कह सकते हैं कि रिएक्टेंट के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं उतने ही कहाँ होते हैं, प्रोडक्ट के अंदर होते हैं। जैसे कि लाइकेज में आपसे बात करूँ, यहाँ पर सोडियम के कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट में भी सोडियम के कितने हैं, 2 है। यहाँ पर कार्बन सिंगल है तो यहाँ पर भी कार्बन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 3 है, यहाँ कॉपर 1 है तो यहाँ पर भी कॉपर 1 है, यहाँ पर सल्फर 1 है तो सल्फर यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है। इट मीन्स अपन ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स जो है, नंबर ऑफ एटम्स भी क्या होते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं बोथ आर के अंदर सेम होते हैं। ओके,
तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो यहाँ पर क्लियर होता है। और द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है इसकी स्टडी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की स्टडी करने से पहले अपन जो है एलिमेंट्स 20 एलिमेंट्स के नेम और उनका एटॉमिक मास जो है वो मास मैं आपको राइट करवाऊंगा, जो कि नेक्स्ट क्लास के अंदर होगा। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।